एक और बड़ा सवाल है कि जो सरकार ने 3 कृषि बिल बनाए हैं, ये तीनों कृषि बिल संवैधानिक हैं या नहीं? बहुत सारे लोगों की राय है कि ये संविधान विरुद्ध बने हैं और इनको रद्द हो जाना चाहिए। इस बारे में हम थोड़ी-सी जाँच-पड़ताल करेंगे कि संवैधानिकता की जाँच किस आधार पर होती है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 122 है, आर्टिकल 122, जो ये कहता है कि किसी इरेगुलरिटी, अनियमितता, कोई इरेगुलरिटीज के कंप्लेंट पर सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है। यानी अगर किसी विधानसभा के अंदर या पार्लियामेंट संसद के अंदर कोई कार्य संपादन हुआ है, कोई कार्यवाही की गई है और उस कार्यवाही के विरुद्ध कोई शिकायत आती है कि इसमें अनियमितता बरती गई है, इरेगुलरिटीज शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे मैटर में सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा, उसकी कोई पावर्स नहीं होगी। यानी पार्लियामेंट या विधानसभाएं जो कुछ भी करना चाहेंगी कर सकती, ऐसा प्रोविजन है। इसलिए इस आधार पर भारत की संसद में अगर कोई बिल पास होता है, कोई भी कार्यवाही होती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको जांच पड़ताल नहीं कर सकती। यानी कानून अगर बन गया तो कानून को रद्द नहीं कर सकती। हाँ, एक बात है कि भारत के ही संविधान में एक शेड्यूल 9 है, अनुसूची 9। अनुसूची 9 में अगर कोई कानून बनाने के बाद सरकार डाल देती है तो उसमें अदालतों के जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है पूरी खत्म हो जाती है। और भी यानी जो कुछ आधारों पर सुप्रीम कोर्ट देख सकती है कि ये कानून जो बना है उसकी एक एग्जामिन कर सकती है, स्क्रूटनी कर सकती है। लेकिन अगर सरकार कानून बनाने के बाद शेड्यूल 9 में डाल दे तो उसकी स्क्रूटनी आसान नहीं होती है। तो अभी ये जो कृषि के 3 कानून बने हैं, ये सिंपल कानून है। सरकार ने कानून बनाने के बाद शेड्यूल 9 में इसको डाला नहीं है। मतलब यह है कि स्क्रूटनी का रास्ता खुला है, लीगल स्क्रूटनी का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। लेकिन सरकार का यह तर्क होगा कि आर्टिकल 122 में पार्लियामेंट को अधिकार प्राप्त है, वो सुप्रीम है और उसके काम में कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता। इस मामले में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केस आए हैं, उसकी चर्चा यहाँ करेंगे तो बहुत लंबा होगा और वो विषय से सीधा संबंध में नहीं रखता। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जो आर्टिकल 122 है वो यह बात कहता है कि इरेगुलरिटीज के मामले में तो कोर्ट को पावर नहीं है, लेकिन अगर मामला इलीगलिटीज का है तो पावर होगा। हम इस मामले को अभी अलग से देखेंगे। अगर हम पूरे तीनों जो कृषि के बिल हैं इन पर थोड़ा सा सरसरी नजर डालें तो 2 मामले बेसिक आते हैं जो प्राइमा फेसी दिखते हैं। एक तो ये दिखता है कि इसमें केंद्र ने राज्य के अधिकारों को चोट पहुंचा दिया है, यानी चुपके से चोरी से राज्य के कुछ अधिकारों को छीन लिया है, ऐसा लगता है। यानी जो एक फेडरल स्ट्रक्चर था है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एक संघीय ढांचा है, वो संघीय ढांचा इंजर्ड हो गया है, कहीं घायल हो गया है। इन तीनों कृषि कानूनों को देखने से लगता है। आप जानते ही हैं कि भारत के संविधान में राज्यों के यानी प्रदेशों के काम अलग किए गए हैं, देश की सरकार यानी केंद्र सरकार के काम अलग किए गए हैं और कुछ ऐसे विषय हैं, मुद्दे हैं जिन पर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। लेकिन अगर केंद्र और राज्य जो साझे मुद्दे हैं उसको कहते हैं समवर्ती सूची के कार्य। अगर उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानून में टकराव होता है तो केंद्र का सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून जीतेगा और जो राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया गया है उसको हटना पड़ेगा। यह संवैधानिक प्रोविजन हमारे संविधान में है। अगर हम राज्य सूची में देखें तो जो कृषि है, खेती, ये खेती कई एंट्रीज में आती है। जैसे एंट्री नंबर 14 है, एंट्री नंबर 18 है, इसी तरह एंट्री नंबर 26 है, 27 है, एंट्री नंबर 30 है, एंट्री नंबर 46 है, 47 है, 48 है। ऐसे कई हैं जहां पर कृषि की चर्चा है। खेती के मामले में टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों को प्राप्त है, खेती के मामले में उत्पादन का, ट्रांसपोर्टेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, सप्लाई का, ट्रेड का, कॉमर्स का, ये सारे राइट्स, ये सारे अधिकार प्रदेशों को प्राप्त है। इसी तरह खेती से संबंधित जो जमीन है उस जमीन पर टैक्स लगाने का
या खेती की जमीन जब ट्रांसफर होगी, कोई आदमी मरेगा तो मरने के बाद अब अगली पीढ़ी में जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स लगाने का, ये सारे मसले, या खेती से संबंधित कोई एजुकेशन है या खेती से संबंधित कोई रिसर्च है, ये इस तरह के सारे काम राज्यों के विषय हैं। स्पेशली ये बात लिखी है, इसलिए ऐसा देखने में लगता है मोटा मोटी कि ये जब राज्यों का अधिकार खेती बाड़ी पर है तो केंद्र ने कानून कैसे बना दिए। खास करके इसमें ध्यान देने की बात है आर्टिकल 20 एंट्री नंबर 26 और 27। इसमें साफ साफ कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची के 33 नंबर का जिक्र है। उसमें कहा गया है कि राज्य के विषय जरूर होंगे, लेकिन यह मामला तय करते वक्त समवर्ती सूची के यानी कंकरेंट लिस्ट के एंट्री नंबर 33 को रिफर किया जाएगा। अब अगर हम 33 में जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि क्या लिखा है, तब वहां साफ साफ लिखा है कि खेती के मामले में उत्पादन, खेती का मामला, खेती के जो फूड स्टेप्स मतलब कृषि खाद्य वस्तुएं, खाद्य वस्तुओं का उत्पादन, खाद्य वस्तुओं का वितरण, खाद्य वस्तुओं का ट्रेड व्यापार, खाद्य वस्तुओं का वाणिज्य यानी कॉमर्स, खाद्य वस्तुओं की सप्लाई, ये सारे के सारे विषय कंकरेंट लिस्ट में भी हैं, यानी समवर्ती सूची में है। यानी कि ये जो विषय हैं कंकरेंट लिस्ट मतलब राज्यों और केंद्र के साझे अधिकारों में भी शामिल है और राज्य के एक्सक्लूसिव अधिकार में भी शामिल है, दोनों में। तो जो ये कानून है चूंकि ट्रेड से रिलेशन रखते हैं, फूड स्टेप्स के, कॉमर्स से रिलेशन रखते हैं, सप्लाई से रिलेशन रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेशन रखते हैं, तो इस पर चूंकि केंद्र को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, पहले से प्राप्त है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि राज्यों के अधिकारों को केंद्र ने छीन लिया है। मोटा मोटी दिखता है और इसी आधार पर बहुत लोगों को लगता भी है कि ये असंवैधानिक है, लेकिन आर्टिकल एंट्री नंबर 33 इस मामले में सरकार के पक्ष में खड़ा है और इसको असंवैधानिक घोषित करना संभव नहीं हो सकता। हाँ, दूसरा जो विषय है वो ये है कि ये तीनों कृषि कानून संवैधानिक हैं या नहीं है, इसमें एक दूसरा एंगल है देखने का, वो है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, लगभग 21 या 22 बेसिस हैं कि सरकार कोई कानून बना सकती है और आर्टिकल 122 से सरकार को अधिकार भी प्राप्त है, स्पेशली पार्लियामेंट को, सरकार को नहीं कहना चाहिए, पार्लियामेंट को अधिकार प्राप्त है कि वह 122 के अधिकारों के तहत कुछ भी कानून बना ले। अदालत, सुप्रीम कोर्ट उस पर दखल नहीं दे सकता, ऐसा लिखा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सही है कि ऐसा कोई कानून संविधान नहीं बना सकती पार्लियामेंट, या ऐसा कोई संविधान संशोधन पार्लियामेंट नहीं कर सकती कि 122 का हवाला देकर के संविधान ही बदल दे, ये नहीं कर सकती। अब अगर संविधान बदलने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक परिभाषा दी है कि संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उसको नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कानून या कोई भी संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में जाएगा, उसका जुडिशियल रिव्यू होगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट पाता है कि संविधान के मूल ढांचे को नुकसान हो गया है तो उस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है, या ऐसा कोई कानून बना है तो उस कानून को खत्म कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इसी पावर को ध्यान में रखते हुए ये मांग हो रही है और बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी, पिटीशंस गई हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। यानी ये कहा जा रहा है कि संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कि जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस गई हैं उसमें क्या बेसिस ली गई है, कैसे, कौन सा ग्राउंड लिया गया है ये कहने का, समझाने का कि इससे जो संवैधानिकता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, वो चैलेंज हो गई है। ये मामला अभी अलग है, मुझे मालूम भी नहीं है कि पिटीशंस में ग्राउंड्स क्या लिए गए हैं, लेकिन जो मेरी मोटी मोटी समझ संविधान के बारे में है वो यही है कि इस मामले में जो 22 मुद्दे हैं संविधान के मूल ढांचे में, उसमें से 2 मुद्दे इसमें कनेक्ट हो रहे हैं। एक मुद्दा तो है कि यह संघीय ढांचे को चोट पहुंचाता है क्या,
यानी जो फेडरल स्ट्रक्चर है राज्यों के अधिकारों को इंक्रोच करता है क्या? अगर करता है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। दूसरा विषय है कि क्या ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को कहीं इंजर्ड करता है क्या? यानी जो संसदीय लोकतंत्र है उसको कहीं चोट पहुंचाता है क्या? ये जो तीनों कानून है, ये दो ही मामले हैं, बाकी जो 20 अन्य बेसिस हैं वो कहीं से कनेक्ट नहीं होते। ये दो मामले कहीं टच होते हैं। हमने पहले बारे में चर्चा कर ली कि इसका जो संघीय ढांचा है, स्पेशली इन तीनों कानूनों से जो राज्यों के अधिकार हैं वो कहीं कहीं चोरी तो किए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस कानून के खास करके खेती का जो पहला कानून है उसका जो सेक्शन 10 है, सेक्शन 14 है, सेक्शन 16 है, सेक्शन 19 है, उसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि चोरी से चुपके से राज्यों के अधिकारों को केंद्र सरकार अपने तरफ खींच रही है। जब उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर किसी कंपनी को या किसी पक्षकार को प्रदेश के अधिकारी सजा दे देंगे तो उसकी अपील सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी के सामने होगी। तो ये मामला साफ साफ दिख रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं न कहीं प्रदेशों के अधिकारों को कब्जा करने की कोशिश तो कर रही है चोरी चोरी। लेकिन अब ये फाइनली तो संविधान की कोई पीठ बने, सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने, उसको विधिवत एग्जामिन करे, दोनों पक्षों को सुने तो चीज सामने आएगी। लेकिन लग तो रहा है कि कहीं न कहीं चोरी चुपके कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो राज्यों के अधिकारों को चोरी से खींच रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। खैर, ये मामला अलग है, लेकिन अभी ये कहा नहीं जा सकता कि राज्य के ढांचे प्रभावित ही हो रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि कनकरेंट लिस्ट 33 जो समवर्ती सूची का जो 33वीं एंट्री है वो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर देती है कि एग्रीकल्चर के मामले में वो कानून बनाए। हालांकि वहां एग्रीकल्चर शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, वहां फूड स्टफ्स शब्द का इस्तेमाल हुआ, यानी खाद्य वस्तुएं शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन खाद्य वस्तुओं का संबंध एग्रीकल्चर से जुड़ता ही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई फेडरल स्ट्रक्चर का सवाल आगे चल पाएगा। हाँ, एक दूसरा विषय है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहीं इन्फ्लुएंस हो रही है क्या? यहां देखने की बात यह है कि जिस तरीके से बिल को पास किया गया है उसमें सबने लाइव फुटेज भी देखे हैं देश में, और अगर इस पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एग्जामिन होगी तो उसमें वो लाइव फुटेज देखे भी जाएंगे कि राज्यसभा में जब ये बिल पास हो रहा था तो बहुत सारे सांसदों ने आपत्ति की थी और ये मांग किया था कि इसको या तो सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए, नहीं तो इस मामले पर डिवीजन कराया जाए, यानी वोट का बंटवारा करा जाए, वोट पड़े। जो हमारे सदन के मुखिया थे, उपराष्ट्रपति यानी जो उपसभापति थे, उन्होंने उनकी बात को नहीं माना और ये कहा कि यह विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया है। अब ध्वनि मत से कैसे पारित हो गया है ये डाउटफुल है। जिस तरीके से कृषि बिल पास किए गए हैं राज्यसभा में, इस तरीके से तो फिर कोई भी विधेयक लाओ और शोर मचाओ और ये कह दो कि पास हो गया, फिर तो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। शोरगुल करो और कह दो पास हो गया, स्पीकर कह दे कि हाँ पास हो गया, उपसभापति कह दे कि हाँ पास हो गया, तो फिर पास हो गया। इसका मतलब अगर ये परंपरा चल पड़ी, एक बार ये रास्ता खुल गया, तब तो आगे से बहुमत की जरूरत पड़ेगी नहीं। कोई भी विधेयक लाओ, हल्ला मचाओ और बोल दो कि पास हो गया। खाली दो लोगों को सेट कर लो, लोकसभा में स्पीकर को सेट कर लो और राज्यसभा में उपसभापति को सेट कर लो। फिर तो अगर ऐसी परंपरा चल पड़ी तब तो पार्लियामेंट का जरूरत ही नहीं रहेगी। यानी ये मामला गंभीर है और कहीं न कहीं ये संसदीय लोकतंत्र पर हमला है, संसदीय लोकतंत्र की परंपरा को, उसकी व्यवस्था को पटरी से उतारने की घटना है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को एग्जामिन करना चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाकर कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि इस तरीके से कोई बिल पास किया जा सकता है जैसे कि राज्यसभा में पास किया गया है, और भविष्य में भी यह परंपरा चलेगी क्या? एक बात। दूसरी बात ये कि जो जहां तक सेक्शन 1 आर्टिकल 122 जो भारत का संविधान पार्लियामेंट को सुप्रीम घोषित करता है कि पार्लियामेंट के काम में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा,
जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी। उसमें सीधा सीधा ये नहीं कहा गया है कि पार्लियामेंट गैर कानूनी काम करने लग जाए। ये कहा गया है अनियमितता यानी इरेगुलरिटीज के कंप्लेंट्स पर सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा, ये लिखा है। लेकिन यहां मामला इरेगुलरिटीज का नहीं है, यहां मामला इलीगलिटीज का है। यहां कानून टूट रहे हैं। मतलब यह है, स्पेशली जब सांसदों ने कहा कि इस मामले में डिवीजन कराया जाए या सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। ठीक है, सिलेक्ट कमेटी को भेजा नहीं जा सका क्योंकि उसके लिए भी बहुमत चाहिए और उसके जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर वो डिवीजन की मांग कर रहे थे तो डिवीजन कराना तो उपसभापति की मजबूरी थी। इस पे सीधे सीधे अगर 252 जो राज्यसभा की नियमावली है, राज्यसभा की नियमावली से कोई भी विधेयक सबसे पहले नियम 252 से पास किए जाते हैं। अगर 252 से बात नहीं बनती तो 253 और 254 का इस्तेमाल किया जाता। अब इसमें 252 चूंकि हल्ला मच गया, शोरगुल मच गया, पूरे देश ने देखा, लाइव फुटेज देखा, तो कंफर्म हो गया कि 252 से तो ये बिल पास नहीं हुआ। अब 253 का जो पहला सेक्शन है वो कहता है कि इसमें सभी सांसद अपनी अपनी सीट पर बैठ करके बटन दबाएंगे और ये जो ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग मशीन है वो ऑपरेशन में लाई जाएगी और उसको चलाया जाएगा और काउंट किया जाएगा कि कितने वोट यस के पक्ष में पड़े हैं और कितने वोट नो के पक्ष में गए हैं। ये काम हुआ नहीं, डिवीजन हुआ नहीं, वोट पड़ी नहीं, मशीन चालू नहीं की गई, यानी 253 का सेक्शन 1 अप्लाई ही नहीं किया गया। और जब अप्लाई नहीं किया गया तो बिल पास हुए ही नहीं। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो ये जो तीनों कृषि बिल हैं, ये 3 के 3 कृषि बिल अभी भी अध्यादेश की शक्ल में है। ये तीनों कृषि बिल कानून बने ही नहीं है। कानून तो तब बनते जब राज्यसभा इसको पास करती। राज्यसभा ने पास किया नहीं। राज्यसभा के रूल्स 253(1) का अनुपालन हुआ ही नहीं, यानी ये इलीगलिटी का मामला है। राज्यसभा ने अपने ही नियम को तोड़ा है। ये अनियमितता का मामला नहीं है, इरेगुलरिटीज का मामला नहीं है। चूंकि ये इलीगलिटीज का मामला है, इसलिए इस मामले में जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास बरकरार है और तकनीकी तौर पर ये अभी तक अध्यादेश के रूप में है। ये जो अध्यादेश था सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 5 जून को लागू किया था और कोई भी अध्यादेश 6 महीने तक ही उसकी उम्र होती है। तो 5 जून का जो अध्यादेश था 6 महीने पूरा हो जाता है 5 दिसंबर को, यानी 5 दिसंबर को ये अध्यादेश मर गया, इसका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब चूंकि पार्लियामेंट में, राज्यसभा में ये कानून पास नहीं हो पाया, इसलिए तकनीकी तौर पर इसके अध्यादेश की शक्ल बनी रही और वह अध्यादेश 5 दिसंबर को आके समाप्त हो गया। इस बीच अगर वो कानून बन जाता, लोकसभा से, राज्यसभा से पारित हो जाता, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते, तब तो वो कानून बन जाता और वो अब तक यानी जनवरी फरवरी आगे भी जारी रहता। चूंकि ये राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया, राज्यसभा के नियम 253(1) का अनुपालन नहीं सुनिश्चित किया गया, इसलिए तकनीकी तौर पर राज्यसभा ने मंजूरी नहीं दिया। और जब राज्यसभा ने मंजूरी नहीं दिया तो फिर यह कानून बना ही नहीं, भले ही राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हो। तो ऐसी स्थिति में ये जो तीनों ही कानून थे 5 दिसंबर को समाप्त हो गए। अब 5 दिसंबर के आगे ये कानून अस्तित्व में नहीं है। अगर सरकार इसको अस्तित्व में लाना चाहे तो उस पर अध्यादेश जारी कर सकती है, फिर से जारी कर सकती है और उसको जिंदा कर सकती है। लेकिन चूंकि 5 दिसंबर के बाद सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों के बारे में कोई अध्यादेश जारी नहीं किया है, इसलिए ये कानून अस्तित्व में नहीं है। इस बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि हम इसको स्टे कर देते हैं। स्पेशली कानून को स्टे नहीं किया है, ना कानून को रोका है, उन्होंने ऑपरेशन को स्टे किया है, यानी इस कानून का लाभ उठाने से सभी लोगों को वंचित कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि क्या कानून अस्तित्व में है। कानून तो अस्तित्व में ही नहीं है, क्योंकि अगर ये माना जाएगा कि ये कानून अस्तित्व में है तब हमें यह भी मानना पड़ेगा कि फिर राज्यसभा की नियमावली में नियम
253 गैर जरूरी है। अगर 253 गैर जरूरी हो जाएंगे फिर तो एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी कि पार्लियामेंट में शोरगुल करो और स्पीकर को और राज्यसभा में उपसभापति महोदय को समझा दो कि भाई आप बोल दो शोरगुल में, जैसे कृष्ण जी ने बोला था कि अश्वत्थामा मरो और नरो कुंजरो। अब अश्वत्थामा मरा, पता नहीं हाथी था कि आदमी था। अब कृष्ण जी शंख बजा देंगे तो अश्वत्थामा मरो तो सब सुन लेंगे, लेकिन नरो कि कुंजरो, अब हाथी था कि आदमी था ये पता नहीं, इस पर शंख बज जाएगी। अगर इस तरीके से संसद कानून बनाने लगे तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी खत्म हो गई, समाप्त हो गई, जो संविधान में मूल ढांचे की परिभाषा में आती है। इसलिए इन तीनों कानूनों की वजह से मूल ढांचा प्रभावित हो रहा है, स्पेशली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्षतिग्रस्त है, उसका पालन नहीं किया गया है। लिहाजा यह मामला कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, संवैधानिकता की जांच का है और इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को विधिवत या तो ये कानून रद्द घोषित कर देना चाहिए इस आधार पर कि यह राज्यसभा से पारित नहीं कराया गया, या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसकी संवैधानिकता की जांच के लिए एक संविधान पीठ का गठन कर देना चाहिए। यही दो बातें संवैधानिकता की जांच में हो सकते हैं। अब हम बताएंगे कि अब इस पूरे तीनों कृषि बिलों को समझने के बाद, इन तीनों कृषि बिलों की संवैधानिकता, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को समझने के बाद, किसानों के आंदोलन को देखते हुए अब हम यह जानना चाहेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में सरकार को क्या करना चाहिए, इसके अलावा इस मामले में राजनीतिक पार्टियों को क्या करना चाहिए, इस मामले में मीडिया को क्या करना चाहिए, किसानों को क्या करना चाहिए, किसान नेताओं को क्या करना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए। इस मामले को हम समझने की कोशिश करेंगे, एक एक करके एक एक विषय को हम